नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 30 अप्रैल के बाद हर रोज नई नई सूचनाएं आ रही हैं और नई घटना भी घटते जा रही है। अभी खबर मिली है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 30 अप्रैल के पहले, मीडिया में जाकर के मीडिया वाले जब उनका पीछा करते थे, उनसे पूछना चाहते थे कि आपका दिशा साल्यान के पिता सतीश साल्यान के एफिडेविट पे, उनके कंप्लेन पे क्या कहना है, तो वो कहते थे मुझे कुछ भी नहीं कहना है। जो कुछ भी कहना होगा मुझे कोर्ट में ही कहना है और मैं कोर्ट में ही कहूंगा। अब सवाल है कि जब उनको कोर्ट में कहना था तो वो कोर्ट से भागे क्यों? किसने भगाया उन्हें कोर्ट से? कोर्ट जाने से मना क्यों किया? कौन कर रहा था उनको कोर्ट जाने से मना? मैं थोड़ा 2023 में लिए चलता हूं आपको। अक्टूबर नवंबर में, सितंबर में जनता की अदालत हुई, अक्टूबर नवंबर में पीआईएल फाइल हुआ मुंबई की उच्च अदालत में, और पीआईएल फाइल होने के तुरंत बाद एक इंटरवेंशन लग गया कि साहब आप मिलॉर्ड, सिर्फ आप इस पीआईएल की बिना पर कोई आदेश ना कर दें। फौरन से पेशतर दौड़े दौड़े पहली बार 3-4 साल में आदित्य ठाकरे अपनी मांद से निकले, दौड़ करके अदालत की शरण में गए और कहा कि मिलॉर्ड, कोई भी फैसला सुनाने से पहले हमें सुन लीजिए, हमारी अर्जी भी सुन लीजिए। बड़ी अच्छी बात है, मिलॉर्ड ने कहा कि हम आपकी अर्जी सुनेंगे। और फिर वो अर्जी 1.5 साल तक सुनी नहीं गई। वो असल में वो कहानी ये थी कि इंटरवेंशन आदित्य ठाकरे ने फाइल किया, और इस बिना पर मुझे ये कहना थोड़ी सी अतिशयोक्ति लग रही है, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में है। जनता को कुछ लोग मूर्ख समझते हैं। उसमें नेता तो हैं ही, पुलिस वाले भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स, सामान्य ब्यूरोक्रेट्स जो आईएएस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, वो हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि कुछ जज अदालत में इस तरह के ख्याल रखते हैं कि जनता का क्या है, जनता की क्या औकात है, वो तो हमारी मर्जी से चलते हैं, जो हम कहेंगे वही जनता मानेगी। आदित्य ठाकरे के इंटरवेंशन के बाद पीआईएल की हियरिंग 1.5 साल तक नहीं होने दिया गया, और उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने कंप्लेन दर्ज किया है। और तब के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय, जो आजकल दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज किया गया है कि क्यों नहीं वो 1.5 साल तक इतना गंभीर पीआईएल को सुनने की चेष्टा की। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उनकी हत्या की गई, इतना संगीन मामला है, इसको लेकर के पीआईएल दर्ज है। एक सुपरस्टार, एक फिल्म स्टार की मौत हुई है संदेहास्पद तरीके से, मर्डर कहा जा रहा है, उसकी पीआईएल लगाई गई थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ 1.5 साल तक। तो उस इंटरवेंशन का औचित्य क्या था? आनन फानन में आदित्य ठाकरे पीआईएल के खिलाफ इंटरवेंशन फाइल कर दिया था। अब जब दिशा के पिता सैकड़ों पेज का कंप्लेन एफिडेविट के साथ, अपने वकील के साथ मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, कमिश्नर नहीं मिलते हैं 30 दिन तक, और इंतजार करते हैं अपने रिटायरमेंट का। अदालत में बात जाती है, अदालत में जल्दी से तारीख मिलती है, और मैं अदालत का इस मामले में कोर्ट का शुक्रगुजार हूं कि हम लोगों की अपील को, हम लोगों की प्रार्थना को कोर्ट ने सुना और फौरन से पेशतर सुनवाई के लिए डेट मुकर्रर किया और टाइम मुकर्रर किया। इतना ही नहीं, कोर्ट इस मामले में इतना संवेदनशील थी कि शुक्रवार को, जिस दिन यह सुनवाई हो रही थी, 30 अप्रैल को, माफ करिएगा, 30 अप्रैल को जब सुनवाई शुरू हुई थी, उस वक्त सुबह में ही दिशा साल्यान के पिता के वकील ने जो समरी कोर्ट के सामने रखा था मॉर्निंग सेशन में, उस वक्त ही उन्होंने अपील की थी
कि मिलॉर्ड, मुझे सुनने का आप वक्त मुकर्रर कर दें, समय मुकर्रर कर दें, तारीख आपने मुकर्रर कर दिया है। और अदालत उनकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, आज मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रार्थना को सुने, आपके प्रेयर को जरूर सुने। इन केस अगर नहीं सुन पाते हैं तो शुक्रवार को किसी भी सूरत में फर्स्ट हाफ में आपको हम सुनेंगे। लेकिन उम्मीद रखिए कि हम आज ही आपकी प्रेयर को सुनेंगे। अदालत ने प्रेयर को सुना, लेकिन सवाल है कि आदित्य ठाकरे जो मीडिया में, बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल है कि आदित्य ठाकरे जो मीडिया में आकर के बड़ी बयानबाजी कर रहे थे कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, आपके प्रति मैं लॉयल नहीं हूं, मैं अदालत के प्रति लॉयल हूं, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। तो पीआईएल के समय भागे भागे आए थे, अभी भागे भागे क्यों नहीं आए? जवाब देने के लिए हमारे पास स्वयं हॉर्सेस माउथ पहुंच गए हैं। बहुत स्वागत है नीलेश ओझा जी। आदित्य ठाकरे भागा क्यों? देखिए, दो चीजें हैं। भागा क्यों, अभी ये जवाब वो दे, लेकिन और रिकॉर्ड क्या हुआ ये बताता हूँ, बाद में फिर लोग समझ लेंगे क्या हुआ। तो इसके पहले पीआईएल फाइल हुई रशीद खान पठान की, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन के। तब आके आदित्य ठाकरे इंटरवेंशन अर्जी लगाते हैं और बोलते हैं कि हम मुझे सुने बगैर कोई ऑर्डर पास मत करना, क्योंकि ये केस झूठी है, मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, ये है जो भी स्टोरी बता। तो उनका एफिडेविट झूठा था करके उनके ऊपर ही उनको कस्टडी में लेने के लिए उनको कंटेम्प्ट और परजुरी 192 193 वगैरह जो 7-7 साल के सजा वाले जो सेक्शन है उसमें कार्रवाई करने के लिए एक 340 का एप्लीकेशन लगा दिया। वो भी हियरिंग को आया था, वो ठीक है, वो पीआईएल का विषय। फिर विषय आता है सतीश सालियान जी का। जब इनकी पिटीशन आई, पूरे देश में दुनिया में तहलका मच गया और इन्होंने कई ऐसे सबूत दिए जो उस समय नहीं थे, एक्स्ट्रा के सबूत इन्होंने दिए। और इनकी पिटीशन आने के बाद में कई पुलिस अधिकारियों ने कई चीजें एक्स्ट्रा ला कर दी। इसमें से कुछ हमने मीडिया को दी है, कुछ नहीं दिए जी, मतलब वो डिपेंड्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट। अब मैटर आता है 2 अप्रैल को, पहली डेट थी और पहली डेट पे आदित्य ठाकरे के सीनियर एडवोकेट सुदीप पासबोला जी वो हमारे केस के साथ में अपियर होते हैं। वो आए उस दिन वहां पर कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ना, तुम आपके आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने कि कोर्ट में है तो हम कोर्ट में जवाब देंगे। ठीक है, उस दिन आए। 2 अप्रैल को ऑर्डर होता है कि मामला जाएगा सारंग कोतवाल जी के बेंच के सामने। 7 अप्रैल को एफिडेविट आता है नया, 166 पेज का एफिडेविट, साथ में 100-125 पेज के डॉक्यूमेंट्स और फोरेंसिक रिपोर्ट डॉक्टर भूपेश जी की। एकदम मतलब उसको कोई जवाब ही नहीं है किसी के पास। और उस एफिडेविट में कई चीजें ऐसी आती है जो हमने अभी सारे मीडिया को नहीं दिया है एफिडेविट। उसमें से एक स्पेसिफिक मेंशन है हमारे पास में स्टिंग ऑपरेशन, वीडियो, फोटोज, डिजिटल फुटप्रिंट, सारी चीजें अवेलेबल है। जब कोर्ट कहेगा हम आई विटनेस के साथ में, पेन ड्राइव के साथ में सारी चीजें देने को कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड तैयार है। फिर अभी देखिए, हम भले ही ना दे, उनके लोग तो कोर्ट से मैनेज करके कॉपी निकाल लेते हैं जैसी खबर उनको पहुंचती है आरोपी लोगों को। उस दिन के बाद से फिर इनका कुछ पता नहीं लगा।
30 तारीख की हियरिंग आई, ना आदित्य ठाकरे का कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन, ना कोई एफिडेविट, ना कोई उनका वकील, कोई नहीं था। स्टेट के वकील जो भी है, सीबीआई के वकील, हम और कोर्ट और समीर वानखेड़े साहब का वकील, हम इतने लोग थे। और उसमें हमको सुन के सरकारी के जो चीफ पीपी है उनको सुन के एसआईटी का ऑफिसर प्रेजेंट था। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनके एफिडेविट के सारे विषयों पर आप डिटेल रिप्लाई एफिडेविट फाइल कीजिए। आप ये जो है ना आशुतोष जी, देखिए मैं ज्यादा एलिगेशन नहीं करूंगा मीडिया पे, वो आप देखिए। मैं ज्यादा एलिगेशन नहीं करूंगा आदित्य ठाकरे पे, क्योंकि देखिए अगर मेरा कोई क्लाइंट है आक्यूज है तो मेरे पास में मैं 2 सलाह दूंगा उसको। मैं क्या सलाह दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल अभी अगर तेरे पास में ये है कि ये जो कह रहे तू वहां प्रेजेंट था, ये था, वो था, ये बात अगर झूठी है, तू अगर मिनिस्टर था तो तू तेरे मोबाइल टावर लोकेशन तू खुद ही लेकर आ जा। मतलब मैंने ऐसी केस लड़ा है, मैं आपको कॉपी भेजता हूँ। एक लड़की ने, हमारे क्लाइंट है, मतलब बहुत बड़ा लैंड का वगैरह रियल एस्टेट का बहुत बड़ा ये है, बिजनेसमैन है। तो उसके ऊपर क्या किया, एक्सटॉर्शन के लिए एक लड़की की तरफ से एफआईआर करवाया रेप का, और ऐसा नहीं गैंग रेप का। और एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद में हमने क्या किया, हमने जो डेट उसने बताई थी उस डेट को, हमारा क्लाइंट अमेरिका में था, वीजा वगैरह सारा लाकर दे दिया पुलिस को। हमने कहा लड़की पर केस कीजिए अभी। तो उसमें पुलिस ने रिपोर्ट दिया और कोर्ट ने हमारा पासपोर्ट वगैरह सब देखा। कोर्ट ने उस लड़की के खिलाफ में प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया। मैं ऑर्डर भेजता हूं आपको। तो अगर अपने पास में कुछ सबूत है, मेरा क्लाइंट को झूठा फंसा गया, तो ये मैं ऐसा लड़ूंगा। अभी उनके वकील वो जाने उनको कैसा लड़ना है। हाँ, अभी ये जो परसेप्शन आ गया कि जो जिस तरह से वो माहौल बना रहे थे कि हम आके देंगे, और बाद में 30 तारीख को कोर्ट में आए ही नहीं, ये डाउट क्रिएट करता है कॉमन मैन के मन में। लॉ का एक विषय अलग है। लॉ में आरोपी कह सकता है कि मैं केस खत्म होने तक मैं चुप बैठूंगा, जो जो एविडेंस आएंगे मैं क्रॉस एग्जामिन करके खुद का मैं डिफेंस दूंगा। तो ये उसका अधिकार है। लेकिन अभी कॉमन मैन को जो समझना है वो कॉमन मैन के हिसाब से आप बोलिए, लॉ के हिसाब से मैंने बोल दिया। तो इसका मतलब है कि आदित्य ठाकरे परसेप्शन की लड़ाई हार चुका है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों पिता पुत्र परसेप्शन वॉर में पूरी तरह से खेत रहे हैं, और लोगों के जहन में यह बात चली गई है कि एक प्रकार से आदित्य ठाकरे का नॉन अपीयरेंस ऑन 30th of April, it shows that he has very silently and slowly accepted it, whatever allegations made against him or them. देखिए, एक भारतीय संविधान में एक प्रोविजन है, राइट टू साइलेंस। मतलब आरोपी का अधिकार है, उसको वो चाहे तो कह सकता है कि मैं केस खत्म होने तक मेरा डिफेंस डिस्क्लोज नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ वो ऑलरेडी एक बार आ चुके हैं ना, कोर्ट में एफिडेविट दे चुके हैं ना कि मेरे खिलाफ की केस झूठी है। ये किसी ने बुलाया तो नहीं था उनको। अगर कोर्ट बुलाता तो वो जवाब दे सकते थे कि मैं अभी जवाब देने को बाध्य नहीं हूं। भले ही आप लोग ये आरोपियों को एफआईआर करके अरेस्ट करके कस्टडी ले लीजिए, लेकिन हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, हम केस होने के बाद में ही बोलेंगे। तो ये उनका अधिकार। लेकिन जब वो खुद एक बार आ चुके हैं, उनके झूठ कई बार साबित हो चुके हैं, तो लॉ में इस पे भी इन्फ्रेंस निकालने के कई केस लॉ है। वो कहते हैं कि दिस शोज दैट ही इज द ऑथर ऑफ द क्राइम। झूठे एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ये कर रहा है, तो ये कॉमन मैन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। मैं जानबूझ के बहुत सिंपल टोन डाउन इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, अपयश पचाना आसान है, यश पचाना मुश्किल है। तो जब आप जीत जाते हो ना, तो थोड़ा सा कूल रहिए। बस जोश में अच्छा, होश मत होना बस।
पीआईएल के वक्त वो कौन सा उनको ड्राइव किया मोटिव कि फौरन से पेस्तर पहुंच गया इंटरवेंशन फाइल करने के लिए? क्या ऐसा हो सकता है कि अच्छा पीआईएल जो इन्होंने फाइल किया है बस ये पब्लिसिटी के लिए फाइल किया है, नीलेश ओझा एंड टीम ने पब्लिसिटी चाहते हैं क्योंकि ये केस है और मेरे खिलाफ अगर वो आरोप लगा देंगे तो पब्लिसिटी चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, या ये मोटिव इनको ड्राइव किया था, या ये कि इनके पास कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है इसलिए मैं जो कुछ भी कोर्ट को कहूंगा कोर्ट मेरी बात मानेगी। हालांकि कोर्ट ने 1.5 साल तक सुनवाई ही नहीं की। तो ये कौन सा मोटिव ड्राइव किया होगा पिता पुत्र को कि फौरन से पेस्तर? इतना हंगामा होता रहा 2020 में, मीडिया वाले चारों तरफ बोलते रहे लेकिन पिता पुत्र एक बार जवाब तक नहीं दिया, कोर्ट में जाकर के ये तक नहीं किया कि ये डिफेम कर रहा है मीडिया हमारे खिलाफ, डिफेमेशन सूट करना चाहिए था, वो भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन आपके पीआईएल फाइल होते ही ये फौरन इंटरवेंशन फाइल कर दिया। वो मोटिव क्या था? और अब 2 तारीख को चुपके से आया और उधर जनता की अदालत में मतलब मीडिया में आकर के कह रहा है कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा कोर्ट में बोलूंगा। और 30 अप्रैल के पहले जो खबर है उस पर मैं बाद में बात करूंगा, ये मोटिव क्या था जो पीआईएल के समय आया? पीआईएल के समय पीआईएल जब आई तो इनको इंटरवेंशन फाइल करने के लिए जो ट्रिगर था वो मेन पीआईएल नहीं थी। पीआईएल दाखिल होने के बाद इन लोगों ने राजदीप सरदेसाई को मैनेज करके रिया का इनका जो इंटरव्यू करवाया था उसमें राजदीप सरदेसाई को जो अक्यूज बनाया उसका जो आईए फाइल हुआ कंटेम्प्ट का, और वो एक लाइव लॉ पोर्टल पे जो इन्होंने मैनेज करके एक झूठी न्यूज चलाई थी वन साइडेड, तो उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन और कंटेम्प्ट का जो अर्जी लगा, तो जो ओवरऑल जो है ना ओवरऑल समरी यही है कि जो एक राजा की जान तोते में रहती है ना, वैसा इनकी जान उस रिया में थी, कुछ तो था इनका जो भी था। तो उस समय दौड़े दौड़े भागे भागे आ गए और इंटरवेंशन लगा दिया। और इंटरवेंशन लगाया तो उसमें क्या कहा उन्होंने, इनका डिफेंस बहुत स्ट्रांग था। लेकिन आशुतोष जी आप हिल जाओगे, इतना स्ट्रांग डिफेंस है इनके पास, एफिडेविट पे दिया हुआ। इन्होंने क्या है डिफेंस? एफिडेविट पे, हाँ एफिडेविट पे दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा है इनका डिफेंस। आप हिल जाओगे इनको, मतलब मजाक मत समझिए आप। क्या है डिफेंस? वो डिफेंस ये है कि सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दिया है और सीबीआई की रिपोर्ट ही मेरा जवाब है। वाह वाह। और इसको देश का सबसे बड़ा प्रिंट नेटवर्क, अब तो टेलीविजन नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क, शादी.com, अरे ब्रोकर.com और पता नहीं 99acre.com, मैंने हर चीज उन्हीं का है। तो उन्होंने बड़े ही ग्लैमराइज करते हुए इस डिफेंस को कि सीबीआई ने उनको दिशा सालियान के केस में क्लीन चिट दे दिया, ये लगा दिया। अब तो ये तो आएगा ना, अभी सुनवाई में आएगा ना ये सब डिफेंस उनका। अरे उसका भी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देना है कोर्ट में, जो जवाब देना है सरकार को, तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन करना है। वो नए एफिडेविट में वो भी पार्ट लिया है, पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, कि ये कह रहे हैं कि मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दिया और यही मेरा जवाब है दिशा के केस में। और सीबीआई ने उनके वेबसाइट पे पब्लिश किया कि हमने इसमें किसी को क्लीन चिट नहीं दिया, ये खबर झूठी है, क्योंकि ये केस मेरे पास था ही नहीं। तो आप जो नया एफिडेविट है, इसमें नया आईए है, उसमें न्यूज लॉन्ड्री, लाइव लॉ, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, मिड डे का रिपोर्टर शमीउल्लाह खान, क्या नाम है जो भी है वो, हाँ शमीउल्लाह खान, सलमान खान का यार, इन सब को अक्यूज बनाकर उसका इन्वेस्टिगेशन करने का प्रेयर है। सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी, सेक्शन 192 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो ये जो है, अभी आप ये लोग जवाब देना कि कौन से सीबीआई की रिपोर्ट तुम्हारे पास आ गई थी, कि वहां भी इनको ये शायद कुछ लोग भूल गए होंगे
कि इंडिया के कोर्ट में इंडिया के सीबीआई की रिपोर्ट चलती है, पाकिस्तान की सीबीआई की रिपोर्ट नहीं चलती है। तो मैं अगर ये बात कहूं नीलेश जी कि नहीं नहीं, हत्या में कोई भूमिका नहीं है, अब आदित्य ठाकरे बहुत महान हैं और उनके पिता भी बहुत महान हैं, बाला साहब ठाकरे तो खैर थे ही, मैं उनकी इज्जत करता हूं। वो एक सच्चे राष्ट्रवादी थे और हिंदू हृदय सम्राट थे, तो मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन ये जो दोनों पिता पुत्र हैं, ये भी बिल्कुल निर्दोष हैं और कुछ नहीं है। फिर भी सिर्फ इस एफिडेविट के बिना पे ये जो पकड़े गए हैं सीबीआई का नाम लेकर के, क्या इस बिना पर सीधा सीधी इनको जेल भेजा जा सकता है? ये झूठ क्यों बोला? यस 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 यस, और इसमें 7 साल की जेल का प्रावधान है इसमें। मतलब हम मान लेते हैं कि तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है दिशा सालियान, परजुरी में। हाँ हाँ, मान कैसा लेते हैं, सुनिए ना, तो वो विषय बाजू में रखे, वो केस को थोड़ा बाजू में रखे। तो ये परजुरी में 7 साल है, 92, 193, 191, 199, 200, ये जो भी सेक्शन है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सेक्शन 2C है, उसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान है। तो ये हो गया झूठे एफिडेविट। और जैसा कल मैंने बताया, बाकी केस बाजू में रखिए, सचिन वाजे को जो रीइंस्टेट किया है उसमें 409 में आजीवन कारावास उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। उद्धव ठाकरे एज ए सीएम उन्होंने ऑर्डर बोला है किसको, परमवीर सिंह को, और आदित्य ठाकरे एज अनदर मिनिस्टर उन्होंने इंस्टिगेट किया है, को कॉन्स्पिरेटर है। ये खुद परमवीर सिंह का स्टेटमेंट है। इवन अभी के जो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब है, इनका भी स्टेटमेंट है। तो मान लीजिए हम अभी दिशा के केस को भी बाजू में रख देते हैं, आप ही के हिसाब से मैं सब कुछ को बाजू में रख देता हूं, सुशांत और दिशा दोनों के केस को बाजू में रख देता हूं। अब ये जो सामने में जो मुझे केस लाना है वो सचिन वाजे का मैं लेके आ जाता हूं, और कोर्ट के खिलाफ ऑलरेडी एक कंटेम्प्ट का केस ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है PIL यूनिस खान की मां का, कि इन्होंने आपके कोर्ट का अवहेलना किया है। तो खाली इसी पर सुनवाई हो जाए। अभी मिलॉर्ड अभी छोड़ देते हैं सब कुछ को, खाली ये बता दीजिए कि सचिन वाजे को रीइंस्टेट इन्होंने कैसे किया, आधार क्या है, बस। अगर इतने पर बात हो जाएगी फिर क्या होगा? हाँ, नहीं फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, कंटेम्प्ट में 6 महीना जेल, उसका प्रावधान है। और दूसरा, और ये ग्रॉस कंटेम्प्ट है। हाँ, सुनिए, वो एक है। और लॉ के बाहर जाके पुलिस मशीनरी का, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट का, पद का दुरुपयोग किया, पब्लिक का पैसा है, प्रॉपर्टी है, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये पब्लिक है, किसके बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी है। कोई मिनिस्टर बन गया मतलब क्या वो मालिक थोड़ी हो गया, वो पब्लिक सर्वेंट है, उसको लॉ के हिसाब से काम करना है। तो उन्होंने लॉ के बाहर काम किया, तो फिर उनको IPC 409 वगैरह में आजीवन कारावास उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। और ये केस में तो डिफेंस कुछ है ही नहीं, क्यों बताता हूं मैं, कोई डिफेंस नहीं, क्योंकि परमवीर सिंह वो विटनेस है। नहीं, अरे सिर्फ परमवीर सिंह विटनेस नहीं है ना, फडणवीस साहब ने बोला कि इन्होंने मुझे फोन किया था जब मैं सीएम था, उद्धव ठाकरे ने। मैंने कहा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर पे 16 साल से वो सस्पेंड है, मैं इसको ले नहीं सकता, ये कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाएगा, आप मुझे गलत काम करने को कह रहे हो। ये उन्होंने सदन में, असेंबली में भी बोला और बाहर भी बोला। साहब इसके इनके वीडियो भी है, ये स्टेटमेंट्स भी है। तो क्या है, ये एग्रावेटेड कंटेम्प्ट हो गया, मतलब तुमको बताने के बाद तुम फिर से वही काम कर रहे हो, तो ये एग्रावेटेड कंटेम्प्ट हो गया एक। और इनका कॉन्स्पिरेसी जो है कि वो सचिन वाजे एक यहाँ के इनकाउंटर के रविंद्र आंग्रेकर के पुलिस ऑफिसर है, उनका स्टेटमेंट भी एफिडेविट में जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जो ये था सचिन वाजे, ये एक्सटॉर्शन ऑफिसर था, ये उद्धव ठाकरे इन्होंने एक्सटॉर्शन करने के लिए उसको लाया था। तो इस तरह का उनका एक स्टेटमेंट है, जो भी कुछ है उसमें लिखा हुआ एफिडेविट में। और तीसरी चीज, जब NIA अरेस्ट करती है मनसुख हिरेन की, मतलब ये इनकी लेवल कहां पहुंच गई,
अंबानी को एक्सटॉर्शन करने चले गए लोग, तो डरा के हफ्ता वसूली उनसे मांगने का ट्राई करने लगे। तो जब उसको एनआईए और उसके लिए मर्डर कर रहे, वो मर्डर को कवर अप कर रहे, तो जब एनआईए अरेस्ट करती है सचिन वाजे को, तो उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, कहते हैं सचिन वाजे क्या ओसामा बिन लादेन है क्या, आप उसको इतना ये तकलीफ दे रहे हो। मतलब आप एक गौर करो, इससे ज्यादा प्रूफ क्या लगेंगे इंडियन लॉ में क्या लगेंगे। अगर मैं जज रहूंगा तो मैं तो कहूंगा ये है ही कितना, एक दिन का केस है ये। तो कहने का मतलब है कि अभी सतीश साल्यान को बोलेंगे कि अच्छा अभी चुप रहिए आप, दिशा जी के जितने फॉलोअर हैं, जितने एसएसआर वॉरियर हैं, उन सबको कहेंगे थोड़ी देर के लिए आप चुप हो जाओ, सिर्फ मुझे सचिन वाजे के केस पर चर्चा होनी चाहिए और अदालत को सचिन वाजे के केस को सुनना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये कंटेम्प्ट का केस है। इसमें तो आजीवन कारावास का खेल पूरा, इसमें कोई डिफेंस नहीं है, जीरो डिफेंस है, नो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, बिकॉज उनका स्टेटमेंट दोनों का, दोनों जिम्मेदार जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और जो पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, दोनों का स्टेटमेंट आपके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, विधानसभा में बोला गया है। तो अब इसमें तो डिफेंस आपने कहा कि कुछ है ही नहीं, तो वकील क्या कहेंगे अब? और उसको डिनाई भी नहीं किया, उसको डिनाई भी नहीं किया उन्होंने कभी। फडणवीस साहब के स्टेटमेंट को उद्धव ठाकरे ने कभी डिनाई नहीं किया। तो एक्सेप्टेंस भी हो गया। हाँ। तो क्या जो खबर है कि अभी बहुत सारे दलाल लंदन की वादियों में सैर कर रहे हैं, तो खबर जो ये है कि पिता पुत्र भी लंदन भाग गए हैं, हो सकता है वहां से मताऊ मकाऊ पता नहीं कहां कहां चले जाए जहां से एक्सट्रेडिशन नहीं हो। तो क्या पिता पुत्र को ये इल्म हो गया है कि 30 अप्रैल के बाद मामला और गहराएगा और हमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? और हमें तो जानकारी मिल रही है नीलेश जी, पता नहीं आपको भी शायद होगी, कि शायद उद्धव ठाकरे को भी गिरफ्तार किया जाएगा और वो शायद सचिन वाजे का केस उसका एक बहुत बड़ा सूत्र मिलेगा। उस पर ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक बड़े अधिकारी ने मुझे लास्ट टाइम क्या बताया था, सीबीआई के अधिकारी की बात कर रहा हूं, उसने क्या कहा था कि इसमें जिस समय कोर्ट का हिंट आएगा आप फ्री चलो ठीक है आप चालू करोगे, सरकार को ब्लेम खुद पे लेना नहीं है। कोर्ट बोलेगा ठीक है मैटर सीबीआई को, आप तुरंत करके रिपोर्ट दो हमको, कोर्ट मॉनिटर, मतलब उसी टाइप का है, कोर्ट मॉनिटर टाइप का ही है। तो उस समय उन्होंने कहा था कि बोले नॉर्मली हमारा प्रोसीजर ऐसा रहेगा कि अभी ठीक है कुछ चीजें बोल नहीं सकता मैं, थोड़ा सा रुक जाइए। अब फिर भी दूसरी बात कुछ तो इस, ठीक है दूसरी बात बोलता हूँ मैं, वो उनकी बात नहीं बोलता हूँ, दूसरे की बोलता हूँ, एक रिटायर्ड अधिकारी की बात बोलता हूँ, छोड़ दीजिए उसको। नॉर्मली क्या करें, रोहन राय सबसे पहली चीज, तूने न्यूज लॉन्ड्री को स्टेटमेंट दिया तो किसका फोन आया था, कैसा आया था, कैसा क्यों स्टेटमेंट दिया और क्या रीजन था, स्क्रिप्ट क्या बनी थी, तेरे फोन कॉल डिटेल सीडीआर वीडीआर चलिए ले। एक चीज, जब तू न्यूज लॉन्ड्री को इंटरव्यू दिया तो तूने अदर मीडिया को इंटरव्यू क्यों नहीं दिया, ये तेरे पे आरोप है सतीश सालियान का कि तुम्हारा क्या सेटिंग है बताओ। एक दूसरा, तेरा एक बार हो चुका था, ठीक है तूने जो बोलना था बोल दिया था, फिर जिस समय 15 नवंबर 2022 को एसआईटी की कस्टडी हो रही थी आदित्य ठाकरे के खिलाफ, तब आके तूने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया को क्यों दिया कि इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। तो तेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर को कौन लेकर आया, तुझे उसमें क्या पैसा मिला था या तू खुद आरोपी है उसमें। ये जो भी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारी चीजें मैं बोल नहीं सकता हूं, आपको बोलूंगा भी नहीं। तो इस तरह से नॉर्मल सवाल हो गए, क्या दो चार वो मारना मना है पर क्या मारेंगे, पुलिस सीबीआई वाले दो चार झापड़ मारेंगे, क्या करेंगे उनका उनको मालूम, कैसा करेंगे वो, कौन सी डिग्री यूज करेंगे। हो गया।
उसके बाद में हमारे से जो भी बात होगी, हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, हम देंगे हमारे पास के सबूत, पेन ड्राइव से लेके आई विटनेस से लेके सब हो गया। फिर 2 अधिकारी को समन किया जाएगा, इसमें नाम नहीं बोलूंगा, वो अधिकारी लाके उनका मटेरियल दे देंगे। ये एक दिन में ही हो सकता है या 2 दिन में हो सकता है, समन बोल तो वो हो सकता है पूरा जो भी है। अधिकारी भी तैयार बैठे हैं उनका जो भी देने के लिए। उसके बाद में नोटिंग बनेंगी, इधर रोहन राय जैसे को अरेस्ट कर सकता है ऑफिसर, उसके पैरेलल में फिर व्यवस्था चलेगी, चलो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करो, सीआरपीएफ की बटालियन सब लगाओ और फिर जाओ मेन आरोपी को अरेस्ट करने। ये अधिकारी ने कहा कि ऐसा हो सकता है। एक बार जरा सा रिपीट और कर दें, जरा सा रिपीट कर दें सीआरपीएफ वाली बात, थोड़ा सा 2 मिनट, थोड़ा, क्योंकि दर्शक कोई भूल गए, नहीं देख पाए, एक बार फिर से। कैसा है कि प्रोसीजर में जब अभी हो गया है, सब चीज आ गई है कि वीडियो है या फोटो है, जो भी है, आ गए, अधिकारी के स्टेटमेंट आ गए, और ऐसे अधिकारी के स्टेटमेंट आ गए जो इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा, और सब वाटर टाइट काम हो गया। रोहन राय वगैरह का जो भी कस्टडी हो गया, इस कस्टडी के पैरेलल में वो डिपार्टमेंट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या भी जो भी बटालियन है आर्मी की, सब डिप्लॉय करके फिर जो बड़े आरोपी हैं उनको कस्टडी में लेगा, ऐसी प्रोसीजर हो सकती है। ये एक जिम्मेदार अधिकारी का स्टेटमेंट था हमारे। वाह, तो लेकिन लंदन से लौटेगा तब तो? ये चिंता मत कीजिए आप, 200% लौटेंगे, डोंट वरी। मतलब ये मेरा परसेप्शन बता रहा हूँ मैं आज ये नहीं बता रहा हूँ, एक मेरा सिर्फ घूमने के, अभी वो घूमने के लिए गए हैं, डर के नहीं गए? बाकी नहीं बोलता हूँ मैं क्या है, कुछ चीजें मेरे मुंह से निकल जाएंगी, उनको समझ में आएगा कि हमारे साथ का कौन इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मत पूछिए। अच्छा, कुछ ईमानदार ऑफिसर हैं जो उनके संपर्क में हैं और जो हमें जो भेज रहे हैं सारी कुछ, ये भी बहुत अच्छी बात है। नो कमेंट्स। हाँ, एक है, सुनिए, हमने इसका भी इन्वेस्टिगेशन मांगा है अलग से, वो दूसरी केस है कि उद्धव ठाकरे चंद्रचूड़ का लंदन वाला बेटा, उसका इंडिया वाला बेटा रिया चक्रवर्ती, और एक पर्सन, आप नाम मत लेना, मैं भी नहीं लूंगा, इन लोगों के बीच में कैसे कनेक्शन, क्या पैसे का डील हुआ था, क्या करप्शन हुआ था, इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। उसको बाद में ओपन करेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा, चंद्रचूड़, इनके केस में चंद्रचूड़ को जेल में जाना चाहिए, ये मैं जिम्मेदारी से स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं उद्धव ठाकरे को मदद करने के, आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे को मदद करने के आरोप में चंद्रचूड़ को एटलीस्ट आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। मैं मतलब जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, प्रूफ के साथ कह रहा हूं। और अगर मिस्टर चंद्रचूड़ अक्यूज्ड, मोस्ट करप्ट, आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूं, आप प्लीज मेरे खिलाफ डिफामेशन का केस फाइल कीजिए। आपके पास अगर वो व्हाइट में पैसा ना होगा, करप्शन का होगा, आपके पास व्हाइट में नहीं होगा, जो भी है, आपको कम लगता है ना मेरे खिलाफ केस डालने के लिए, तो आप बोल देना इंडियन बार एसोसिएशन आपके अकाउंट में 25-50 लाख रुपए डाल देंगी वकील लगाने के लिए। ओपन चैलेंज। तो एक तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, आपने बहुत विस्तार से ये बात बताई कि अभी ये मामला कहाँ जा रहा है और कोर्ट से क्यों भागा ठाकरे, और 30 अप्रैल के बाद जो ये खामोशी है पूरी तरह से, ये खामोशी इस बात को साबित कर रहा है कि गुनहगारों ने अपनी सजा अब एक प्रकार से कबूल कर ली है। अब बचने के लिए
तैयारी वो कर रही है। देखते हैं कि वो बच पाता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।